आज हम दूसरी इकाई का दूसरा लेसन दो लघु कथाएं ये पूरक पठन है। पूरक पठन देखेंगे। लेखक है नरेंद्र छाबड़ा। इनका परिचय देखिए। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ अपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। इनकी जो लघु कथाएं हैं वे विभिन्न पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती आ रही हैं। इन्हें बहुत प्रसिद्ध हो रही हैं। प्रमुख कृतियाँ इनकी अगर देखी जाए तो मेरी चुनिंदा लघु कथाएँ जो हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। गद्य संबंधी क्या कहते हैं देखो, इस दो लघु कथाएँ में जो दो कथाएँ यहाँ दी हैं, पहली है कंगाल। इसके बारे में उन्होंने क्या दिया है देखो। यहाँ दो लघु कथाएँ दी हैं। इसमें प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते। सच है बच्चों। चुपचाप पैसे देते हैं और सामान ले लेते हैं और चले आते हैं। इसके उलट जब हम फेरी वाले होते हैं, रेहड़ी वाले होते हैं तो उनके सामान खरीदते हुए जो भाजी बेचने वाले होते हैं उन वहाँ भी देखो हम मोल भाव करते हैं। और हमें यह बात जो है सोच, ये जो हमारी सोच है कि वहाँ नहीं 10 नहीं 8 रुपये दो, इस तरह के हम मोल भाव करते हैं। तो ये इससे हमें बचना चाहिए। यही बात उन्होंने कही है। और दूसरी जो लघु कथा है उसमें क्या किया है देखो, लेखक ने रिश्वतखोरी जो है हम देखते हैं अभी समाज में, या हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ रिश्वतखोरी दिखाई देती है, भ्रष्टाचार दिखाई देता है। इस पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। और यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। यही बात उन्होंने बताई है। तो हम ये जो कंगाल ये पाठ है ये पहले हम देखेंगे। एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। तो यहाँ देखो उन्होंने क्या दिया है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहे ही थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। यहाँ ध्यान में रखो एक क्या क्या है दिया है, शब्द नए हैं। तपना इन्हें धूप, तपना इन्हें धूप, भीषण इन्हें भयानक, भीषण इन्हें भयानक। और इस तरह तपे इन्हें धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही थी। और इसीलिए लेखक सोच रहे हैं कि कहीं पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हैं। यहाँ देखो लू जो शब्द दिया है इससे तपी हुई वायु जो होती है, गर्म वायु, यानी कि तपी हुई वायु का जो झोंका होता है, गर्म हवा जो आती है उसे लू कहते हैं। और यहाँ जो उमस दिया है, उमस इन्हें हवा न चलने से मालूम जो होने वाली गर्मी, हवा नहीं चलती है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसे भी उमस कहते हैं। तो यहाँ ऐसे लू, उमस, और यहाँ एक नया शब्द आपको पता चलेगा लिजे। इसका मतलब है अशोभनीय और घुटन भरा। तो अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ तपी हुई वायु का किस तरह ये हालत क्या थी, या क्यों पहाड़ों में जाना चाहते थे लेखक, तो इस तरह का अगर सवाल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि क्यों जाना, तो आप बता सकते हैं कि क्यों जाना चाहते थे। जिस तरह जैसे कि गर्मी की एक विशेषता यहाँ बताई गई है। कौन कौन सी विशेषता होगी यहाँ देखो। यहाँ गर्मी कैसी है, भीषणता है, बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी है, ये एक आप लिख सकते हैं। दूसरा है अंगारे सी तपन, अंगारे सी
तपन हो रही थी, अंगारे से तपन। ये दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं। वैसे ही लू चलना, लू चलना, लू चल रही थी और उमस होना। इस तरह गर्मी की विशेषताएं आप बता सकते हैं। तो आगे देखो क्या दिया है। तो इससे बचने के लिए लेखक कहाँ जाना चाहते थे? पहाड़ों पर जाना चाहते थे, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताना चाहते थे। अगले अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर वो निकल पड़े और 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। वहाँ बहुत ठंड थी, अच्छा था वातावरण, तो उन्हें सुकून सा अच्छा लगने लगा। सुकून इन्हें अच्छा लगा। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो था वो कैसा था? देखो अभी वहाँ का पहाड़ियों का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा था? तो पहला आप बता सकते हैं, हरे भरे पहाड़ थे। कैसे थे? हरे भरे पहाड़ थे। और देखो, और गर्व से सीना ताने वो खड़े वृक्ष वहाँ दिखाई देते थे। गर्व से सीना ताने वृक्ष वहाँ दिखाई देते थे। और आगे देखो, वहाँ दीर्घता सिद्ध कर रहे थे। वो जो वृक्ष थे वो दीर्घता सिद्ध कर रहे थे। पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने दिख रहे थे। यानी कि क्या क्या दिख रहा था? पहाड़ों की नीरवता, नीरवता यानी शांतता, नीरवता यानी क्या? एकांत, शांत, वो पहाड़ों की नीरवता और झरने। तो प्राकृतिक सौंदर्य कैसा था ऐसा पूछा जाएगा तो आप क्या बता सकते हैं? हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने वृक्ष और पहाड़ों की नीरवता और झरने। ये वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य यानी वहाँ पहाड़ों में दिखने वाली सुंदरता, प्राकृतिक निसर्ग। देखो आगे, उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। देखो यहाँ क्या हुआ है। वे झील के किनारे टहल रहे थे यानी कि घूम रहे थे। तो एक भुट्टे वाला आया और उसने क्या कहा है? देखो भुट्टे की विशेषता क्या थी। तो भुट्टा कैसा था? गरम गरम भुना हुआ, यानी कि गरम गरम भुना हुआ। और दूसरी विशेषता क्या थी? तो उसको मसाला लगाया हुआ था, उसको मसाला लगाया हुआ था। ये 2 बातें ध्यान में रखो। तो उसने कितने में भुट्टा कहा है? 5 रुपए में। लेखक कहते हैं नहीं, हमारे शहर में तो कितने में? 2 रुपए में मिलते हैं, तो तुम 3 ले लो। इस तरह वो उसके जो भुट्टे का देखो वो मोल भाव कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। तो वो कहता है नहीं ठीक है, 5 रुपए में ले लो, नहीं तो रहने दो। और तो वो भी कहने लगे तो रहने दो, लेखक भी कहने लगे कि रहने दो, और वो आगे बढ़े। लेकिन एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। ये बात सच है। अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं। ये बात सही है। देखो हम जब भी बर्थडे होता है या कुछ शादी होती है, कोई कार्यक्रम होता है, तो बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं और अच्छे अच्छे ड्रेस निकालते हैं, लेते हैं। और कोई भी जितना महंगा हो उतना महंगा लेते हैं, लेकिन कोई मोल भाव नहीं करते। तो और यहाँ देखो, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझाक करते हैं, झिकझिक करते हैं। तो कितने कंगाल है हम। वो खुद अपने को कंगाल कहते हैं, कम कहते हैं। देखो कितने कंगाल हूँ मैं कि इस गरीब बेचारे के लिए मोल भाव कर रहा हूँ। उल्टे कदम लौटा लेखक और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़े हैं अपनी राह। और तभी उन्हें
ऐसा इतना सुकून महसूस हुआ कि मैंने जो किया वो बहुत अच्छा किया। मेरी तरफ से कुछ गरीब के लिए 2 पैसे मेरे हाथ से उसको मदद के तौर पर निकल गए। इस तरह उन्हें एक सुकून सा मिला है, खूब बहुत खुशी मिली है। तो बच्चों, इसे ध्यान में रखो कि गरीब जो लोग होते हैं उनसे कभी मोल भाव नहीं करने चाहिए। उनका वो बहुत मेहनत की कमाई होती है उनकी वो। ओके, नेक्स्ट का हम पार्ट देखेंगे। दूसरा जो है वो है सही उत्तर। दूसरा जो है देखो, सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। आवेदन करना यानी किसी काम के लिए की जाने वाली प्रार्थना। उसने बहुत जगह नौकरी के लिए प्रार्थना कर चुका था। अभी साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। यहाँ देखो, चयन यानी चुनने का काम, उसे चुना नहीं जाता था। वो सभी प्रकार से देखो, ये नौकरी के लिए गया है और नौकरी के लिए गया है, वहाँ इंटरव्यू होता है। वो बहुत होशियार है, उसके पास बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं, फाइल अच्छी है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी रिश्वत का बोलबाला होने के कारण उसका चुनाव नहीं हो रहा था। उसे नौकरी पर नहीं रखा जा रहा था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। क्या करेगा? कोसना यानी निंदा करना। वो खाली भ्रष्ट सामाजिक समाज को कोस रहा था, निंदा कर रहा था। एक कैसा समाज है, तो इसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकता था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। आज फिर से इंटरव्यू के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी। देखो, साक्षात्कार में उसके द्वारा रखे गए विचार कौन से हैं? तो देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास में से रखता आया था। कौन कौन से? देखो, ये चारों ध्यान में रखो। इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। और बहुत अच्छे विचार उसके होते हुए भी तर्कपूर्ण विचार कौन कौन से थे? तो ये 4 लिखने हैं। तो इतने अच्छे विचार होते हुए भी उसके हिस्से में, उसके नसीब में असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधिमंडल में से एक अधिकारी ने पूछा। देखो, अभी इंटरव्यू चल रहा है, तो वहाँ जो प्रतिनिधि थे उसमें से एक ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? तो वो कहता है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। घून यानी लकड़ी जो होती है, लकड़ी को लगने वाला जो होता है ना कीड़ा, तो वो कैसे लकड़ी को पूरा खराब करके ही छोड़ता है। उसी तरह वो उदाहरण घून का देता है। देखो, इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। भ्रष्टाचार एक देश के लिए क्या कहा है उन्होंने? कलंक कहा है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उन्हें लगा और क्या बोलने वाला है। इस तरह उनके चेहरे पर एक उत्सुकता और मुस्कान आ गई और वो सुनते रहे। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। बहुत अच्छा लगा उसका कहना, या रुचि महसूस होने लगे कि इसके क्या विचार हैं, तर्क कितना करता है। दूसरे अधिकारी ने तुरंत प्रश्न पूछा कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो
देखो, पहले ने पूछा था भ्रष्टाचार और दूसरे ने कहा रिश्वत, तो वो कहता है कि यह भ्रष्टाचार की तो बहन है। ये भ्रष्टाचार की बहन कौन है? रिश्वतखोर। रिश्वत यानी कि हम लेते हैं ना, किसी से पैसा काम करते हैं तो किसी से पैसा मांगते हैं तो वो रिश्वत। तो रिश्वत एक किसकी बहन है? भ्रष्टाचार की बहन है, ऐसा उसने कहा है। विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है, क्योंकि देखो, हम मित्रों को, परिचितों को उपहार क्यों देते हैं? क्योंकि उसके बदले हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, इसीलिए तो हम उपहार देते हैं, भेंट देते हैं। नहीं तो कोई किसी को ऐसे ही नहीं देता। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों का, कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, देखो, रिश्वत देने से क्या क्या होता है? रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी। इन्हें क्या? रुके हुए कार्य ने जो भी अगर काम रुक गया है तो आप तुरंत पैसे दो और काम चलाओ अपना। दबी हुई फाइलें जो बहुत दिनों से खोली नहीं है, आपकी काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पैसे दे दो, आपकी फाइल तुरंत पूरी हो जाएगी, आपका काम तुरंत पूरा किया जाएगा। टलती हुई पदोन्नति ने नौकरी में बढ़ती और रोकी गई नौकरी। अगर नौकरी भी रुक गई होगी तो वहाँ भी आप रिश्वत दोगे तो ये चारों काम अपने आप हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें और टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी, ये आदि इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। तो ये भी क्या है? कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कभी भी इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इस तरह कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ चयन नहीं होगा, क्योंकि उसने सच्चाई बताई थी कि यहाँ भ्रष्टाचार होता है, रिश्वतखोर होती है। मैं तो यहाँ ऐसे ही आया हूँ, लेकिन उसके मन की जो भड़ास थी उसने वहाँ उतार दी थी। उसे ऐसा लगा कि यहाँ मेरा चयन नहीं होगा, मुझे यहाँ काम पर नहीं रखा जाएगा, तो वो तुरंत बाहर निकल आया। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। इसका मतलब बहुत अच्छा है बच्चों। देखो, वो कहता है कोई ऐसी व्यक्ति होती है समाज में कि जो इस तरह के जो भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी से दूर होते हैं और सत्य जो है अपने अंदर जो होशियारी होती है, या हीरा कभी या हम कहते हैं ना, सूरज कभी ढकने से नहीं ढका जा सकता, उसी तरह सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, वो बादलों में छिपा जा सकता है, लेकिन परास्त नहीं होता। उसी तरह सत्य भी होता है कि परास्त कभी नहीं होता, वो कभी ना कभी तो उसकी विजय होती ही है। तो बहुत ही अच्छी कहानी, यहाँ 2 कहानियाँ आपको बताई हैं। देखो, यहाँ का स्वाध्याय जो है वो आपको हल करना है। अगर कोई शंका होगी तो मुझे तुरंत बता दो।